Hello everyone, good morning to all and most welcome in my YouTube channel Study with Tripti. How are you all? I hope you all are fine and happy. आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 करेंगे. इस लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल करेंगे, सेल मेम्ब्रेन करेंगे एंड सेल वॉल करेंगे. ओके, तो लेट स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल. The eukaryote include all protista, plants, animal and fungi. यूकैरियोटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? प्लांट्स, प्रोटिस्टा, फंगी और एनिमल. इन यूकैरियोट सेल इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. जो यूकैरियोट होते हैं उनके पास क्या होता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का. किसके कारण? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के कारण. तो यहाँ पे देखो एसर्शन रीजन बन रहा है. ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन रहे हैं. एक एसर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे? देखो पूछेगा कि जो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का वो किसके कारण से होता है? तो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के कारण. तो ये क्या हो गया? एसर्शन एंड दिस इज रीजन. ठीक. यूकैरियोटिक सेल poses an organized nucleus with a nuclear envelope. ठीक है. जो यूकैरियोटिक सेल होता है उनके पास क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. किसके कारण? न्यूक्लियर इन्वेलप के कारण. तो फिर यहाँ पे देखो एक और एसर्शन रीजन क्वेश्चन बना. कैसे? कि जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है वो किस कारण से होता है? रीजन बिकॉज इनके पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है. ठीक है. इन एडिशन eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. जो यूकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास बहुत अलग अलग तरह के लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे देखो कि जो लोकोमोटरी होगा उसमें क्या क्या आएंगे? फ्लैजिला, उनका अलग काम होता है. सिलिया, उनका अलग काम होता है. सूडोपोडिया, उनका अलग काम होता है. लेकिन है तो तीनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही. उसी तरह जो साइटोस्केलेटल है उसमें क्या क्या होगा? जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफ्लामेंट्स और इंटरमीडिएट फ्लामेंट. हैं तो तीनों ही इस साइटोस्केलेटल, लेकिन सबका मतलब सब तो है ही एक ही जैसे साइटोस्केलेटल, लेकिन है तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ना. तो वही बोल रहा है जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास बहुत वैरायटी के लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्लियर? एंड द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम. जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किस रूप में? किसमें? क्रोमोसोम में. ठीक है. ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल. जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो एक जैसे नहीं होते. प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट, हैज फॉर्मर पोजेस, सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लांट और एनिमल सेल वो डिफरेंट होते हैं. ये हम कैसे बताएंगे? जैसे देखो कि जो सेल वॉल्स है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. जो ये सब जो होते हैं ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. एंड ऑन अदर हैंड द एनिमल सेल हैव अ सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट. अब ऐसे भी तो कुछ होंगे जो एनिमल्स में होंगे बट प्लांट सेल में नहीं होंगे. तो वो क्या है? सेंट्रियोल. जो सेंट्रियोल्स है वो एनिमल सेल में तो होता है बट प्लांट में नहीं होता. ठीक है. अब हम लोग प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम देखेंगे कैसे होते हैं. ओके. तो दिस इज प्लांट सेल. ठीक है. इसमें देखो कि ये जो है दिस इज राइबो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये RER है क्योंकि इसमें देखो ऊपर पे राइबोसोम है. जिसके ऊपर राइबोसोम होगा ना जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसको क्या बोलेंगे? रफ ER बोलेंगे. एंड दिस इज लाइजोसोम. दिस इज स्मूथ ER. क्यों? क्योंकि देखो इसमें लाइजोसोम नहीं है. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियोलस. दिस इज गोल्गी apparatus. दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द लार्ज वैक्यूल. वैक्यूल तो एनिमल्स में भी होते हैं बट सबसे बड़ा प्लांट्स में होता है. ठीक है. तो इससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये भी एक पार्ट बन सकता है डिफ्रेंशिएशन का कि हम लोग कैसे बताएंगे प्लांट और एनिमल में डिफरेंस. एंड दिस इज मिडिल लैमेला. दिस इज सेल वॉल. मिडिल लैमेला कौन सा था? ये जो लाइन जा रहा है ना ब्लैक कलर का, दिस इज मिडिल लैमेला.
ये दिस इज मिडिल लैमेला, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड दिस इज राइबोसोम, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज ये जो ब्लू ग्रीन कलर का है हल्का, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज पेरोक्सिसोम, ठीक, क्लियर। अब ये क्या है, ये दिस डायग्राम इज एनिमल सेल। अब देखो एनिमल सेल कैसे होते हैं, ये क्या है, एनिमल सेल है, ठीक है। ये इसमें क्या क्या होगा, दिस इज माइक्रोविली, गोल्जी एपरेटस, दिस इज स्मूथ ईआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज न्यूक्लियर इन्वेलप, दिस पार्ट इज न्यूक्लियोलस और ये जो पिंक कलर का हल्का पिंकिश है दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। इधर आ जाओ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेंट्रियोल एंड दिस पार्ट पेरोक्सिसोम, दिस इज लाइजोसोम। देखो ये जो सेंट्रियोल है इससे भी हम डिफरेंट बता सकते हैं, जहाँ सेंट्रोसोम ये सेंट्रियोल दिखा दिस इज एनिमल सेल, जिसके पास सेंट्रियोल नहीं होगा दिस इज प्लांट सेल, ठीक है। दिस इज राइबोसोम, दिस माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों, क्योंकि देखो इसके पास राइबोसोम है, वाइट कलर का है ना। एंड दिस इज ग्रीन कलर का जो है ये दिस इज ये वाला एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही है ना ये सब, ठीक है। तो डायग्राम शोइंग प्लांट सेल, पहला वाला जो था वो प्लांट सेल को बता रहा था एंड दूसरा वाला जो है ये एनिमल सेल है। हम लोग करेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, ठीक, या फिर प्लाज्मा लैमेले बोलो। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 हैज़। जो सेल मेम्ब्रेन का हम लोग स्टडी किए वो कब किए साइंटिस्ट लोग, कि जब इवेंट हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। कब हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इवेंट, तो 1950s में। तब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन का स्टडी किया गया, डिटेल स्टडी, ठीक है। मीनवाइल the chemical study on the cell membrane, especially in human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane, ठीक है। देखो जो से केमिकल स्टडी हुआ सेल मेम्ब्रेन का, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल का, वो इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो क्या हुआ साइंटिस्ट को, वो डिड्यूस कर दिए क्या, पॉसिबल स्ट्रक्चर किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। ये जो स्टडी हुआ इससे साइंटिस्ट लोग क्या देखे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली कंपोज लिपिड और प्रोटीन, वो मेनली किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली कंपोज ऑफ लिपिड और प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से। The major lipid are phospholipid that are arranged in bilayer। जो phospholipid होते हैं ना वो कैसे अरेंज होते हैं, वो बायलेयर में अरेंज होते हैं, ठीक। और phospholipid कैसे होते हैं, phospholipid एम्फीफैटिक होते हैं। एम्फीफैटिक का मतलब जिसमें दोनों पार्ट हो, हाइड्रोफोबिक वाला भी और हाइड्रोफिलिक वाला भी। अभी हम लोग और आगे पढ़ते जा रहे हैं, फिर बताती हूँ। जैसे देखो, ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head toward outer side and hydrophobic tail toward inner side। ये क्या है, this is phospholipid, this is head and this is tail, ठीक है। तो बोल रहा है कि the major lipid are phospholipid that are arranged in bilayer में अरेंज होते हैं ये। एंड ऑल्सो लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। लिपिड जो होगा वो अरेंज होगा किसके साथ, पोलर हेड के साथ, और किधर, आउटर तरफ, बाहर की तरफ। एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड इनर तरफ, और हाइड्रोफोबिक टेल किधर होगा, इनर तरफ। जो ये हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लवर, और ये पोलर होता है। बट ये जो टेल होता है दिस इज हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटर, और ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल
ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। अभी बताया मैंने कि जो ये टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटर, तो नॉन पोलर, तो नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो ये नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? एक्वस एनवायरनमेंट से। ये पानी से डरता है इसलिए इसको अंदर की तरफ रखा गया है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इन एडिशन ऑफ फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, और फोस्फोलिपिड के पास क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कंटेन होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल भी रखता है, इसके पास क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लेटर बाद में जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उससे क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड के साथ साथ प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक। द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। जो रेशियो होता है प्रोटीन्स का और लिपिड का वो अलग अलग होता है, अलग मतलब उसका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग सेल्स में, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन बीइंग में जो इरिथ्रोसाइट का मेम्ब्रेन है उसके पास जो प्रोटीन होता है वो 52 होता है, 52%, और प्रोटीन, और जो लिपिड होगा वो 40% होता है। क्या? लिपिड। कैसे याद रखेंगे? जैसे देखो इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि कितने परसेंट प्रोटीन होते हैं और कितने परसेंट लिपिड होते हैं। जैसे मान लो लिपिड होता है LIPID, ठीक है। तो लिपिड L से होता है, L में एक डंडा और खींच दो तो क्या बन जाता है? 4, मतलब 4 40, तो 40% क्या होता है? लिपिड। और प्रोटीन पॉ से क्या होता है? 50, तो 50 मतलब 52 कितना होता है? प्रोटीन होता है। ऐसे याद कर सकते हो दिस ट्रिक, नहीं तो फिर इग्नोर इट, अपने से याद कर लेना कि 52% क्या होता है? प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन membrane protein can be classified as integral and peripheral। देखो जो डिपेंडिंग होता है वो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो क्लासिफाइड किया जाता है इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन में। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन। अभी डायग्राम में देख लेना कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो एक अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। जैसे देखो यहाँ पे दिस डायग्राम इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो रहा है? जैसे देखो पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल का मतलब ही बोल के समझ में आ रहा है, पेरिफेरल मतलब सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो ये देखो ये सरफेस पे प्रेजेंट है, हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दिस इज शुगर एंड दिस इज पेरिफेरल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिस एंड दिस। देखो टेल वाला पार्ट अंदर होता है और हेड वाला पार्ट सरफेस पे होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉस्फोलिपिड, ठीक है। एंड दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। देखो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग इजीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं जितना इजीली हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन को निकाल सकते हैं। एंड दिस येलो जो है ये, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 2 टेल होता है ना, टेल। जैसे मान लो ये हेड है, ये टेल हो गया, ये हेड और ये टेल। तो ये 2 टेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। दिस इज कोलेस्ट्रॉल। जो कि ये कोलेस्ट्रॉल है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पे देखा, वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक।
कब 1972 में वाइडली एक्सेप्टेड हैज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके आधार पर द कॉजिक फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाय लेयर। क्या बोल रहा है, जो इसके आधार पर कॉजिक फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का वो इनेबल हो सकता है, लिपिड जो है वो लैटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन का विद इन ओवरऑल बाय लेयर। ठीक है, सिंपल से समझो, लो लिपिड है वो लैटरल मूवमेंट करता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज अ फ्लूइडिटी। इसके कारण क्या होता है, इससे कौन सी एबिलिटी आती है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इससे वो क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, इज मेजर एज अ फ्लूइडिटी। इसको क्या मेजर, उसको क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी बोला जाता है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, secretion, endocytosis and cell division. This is very 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 important. ठीक है, पूछेगा कि फ्लूइड नेचर जो होता है, हाँ, जो ये जो फ्लूइडिटी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका जो फंक्शन होता है फ्लूइड का, वो उसका होता है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ठीक है, और ये ऊपर का देखो, इसमें जैसे बताया कि जो लिपिड होता है वो लैटरल मूवमेंट शो करता है, तो लिपिड और प्रोटीन तो दोनों होते हैं, तो प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो करेगा, प्रोटीन लैटरल मूवमेंट शो करेगा, बट लिपिड जो है वो दो तरह के मूवमेंट शो करता है, कौन कौन सा, एक लैटरल मूवमेंट, दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, बट जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा जो प्रोटीन होता है वो लार्ज साइज का होता है, इसलिए उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। बट लैटरल मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि कॉजैक फ्लूइड नेचर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें लैटरल मूवमेंट होता है, ये लैटरल मूवमेंट होता है किसमें, प्रोटीन्स में। ठीक है, बस वही बताना था ऊपर वाले पे। अब देखो आगे, on the most important function of plasma membrane is the transport of molecule across it. सबसे मेन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि वो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो कुछ मॉलिक्यूल को एक से दूसरे तरफ जाने के लिए अलाउ करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जाने देना। मान लो कि जो सॉल्वेंट होगा वो तो चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूट्स ही होते हैं जो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. कुछ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं बिना कोई रिक्वायरमेंट के, बिना कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration. जो न्यूट्रल सॉलिड होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वो मूव करते हैं, वही लिखा हुआ है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी जो है वो हाई से किधर जाता है, लो की तरफ जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट होता है वाटर का हाई टू लो उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है, देखो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पास नहीं कर पाते नॉन लिपिड बाइलेयर को, क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है उसको पास करने के लिए, टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो नॉन पोलर होंगे मॉलिक्यूल्स वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर पाते, ऐसे
उनको क्या चाहिए, उनको कैरियर प्रोटीन चाहिए उनको पास करने के लिए। ठीक है, ठीक है। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. That is, from lower to higher concentrations, such a transport energy dependent process which ATP utilize, and this is called active transport. Example, sodium potassium pump. देखो, कुछ ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, जो हाई टू लो नहीं जाके लो से हाई जाते हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं। हाई से लो जाते हैं तो उनको एनर्जी नहीं लेना पड़ता, लेकिन वो लो टू हाई जा रहे हैं तो उनको एनर्जी की जरूरत होगा। तो उस तरह के आयंस और मॉलिक्यूल को, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोल सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिनको क्या करते हैं, हाई से नहीं, हाई टू लो नहीं जाके लो टू हाई जाते हैं और जिनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उस तरह के, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सोडियम पोटाशियम पंप। अब हम लोग करेंगे सेल वॉल, आज का लास्ट टॉपिक। As you may recall, a non-living rigid structure called cell wall forms an outer covering of plasma membrane of fungi and plant. Cell wall कैसे होते हैं, non-living, rigid और outer covering होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, of fungi and plants के। ठीक है, तो फंगी और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। Cell wall not only gives shape to the cell but protect the cell from the मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। जो सेल वॉल है वो बस शेप नहीं देता है सेल को, बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है, किससे, मैकेनिकल डैमेज से, या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए प्लांट में या फंगस में, उससे भी उसको बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प द सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। और वो क्या करता है, हेल्प करता है सेल टू सेल इंट्रैक्शन करने में, और बैरियर का काम भी करता है। क्यों, क्योंकि कोई और ऐसे वैसे मॉलिक्यूल्स सेल्स में ना आ जाए, इसलिए। एल्गी हैव अ सेल वॉल, एल्गी के पास भी सेल वॉल होता है, जो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल इन अदर प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। और प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन से एंड प्रोटीन से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा नेट में कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, और एल्गी का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। और ये जो फंगी है, फंगी का सेल वॉल किससे बना होगा, काइटिन से और पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, young cell, the primary wall is capable of growth which gradually dismisses as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner toward membrane side of the cell. क्या बोल रहा है, जो सेल वॉल होता है यंग प्लांट का, उसके पास एक प्राइमरी वॉल होता है, ठीक है, जो कैपेबल होता है ग्रोथ करने के लिए। यंग प्लांट है, उसको बड़ा करना है, तो उसके पास क्या होता है, प्राइमरी वॉल होता है, जो क्या करता है, वो ग्रोथ करता है उस प्लांट का। ठीक है, विच ग्रेजुअली डिसमिस, वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते जाता है। तो उसके बदले कौन आता है, सेकेंडरी वॉल आता है। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है सेल, तब क्या आता है, सेकेंडरी वॉल बनता है, जो क्या करता है, इस फॉर्म ऑन इनर। अब वो मान लो कि ये एक सेल है, इसमें ये प्राइमरी वॉल था, जब ये डिसमिस होने लगेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी वॉल बनने लगा। तो जब सेकेंडरी वॉल बनेगा तो ये तो कम हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सेल मैच्योर, जब सेल मैच्योर होता है तो सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड। तो इसके जगह पे कौन बनने लगता है, सेकेंडरी वॉल जब बनने लगता है तो ये खत्म होने लगता है। ठीक है, द मिडिल लैमेला इज अ लेयर mainly of calcium pactate which hold or glue the different neighboring cell together। जो मिडिल लैमेला होता है वो किससे बना होता है, वो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम से भी बना होता है। मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो मैग्नीशियम से भी बना होता है, लेकिन मैग्नीशियम उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है, जो होल्ड करता है, और या फिर बोल सकते हैं ग्लू करता है किसको, नाइबरिंग सेल को टुगेदर। जैसे मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है, ये दोनों को एक साथ रखना है, नाइबरिंग सेल को, मतलब ये दोनों को एक साथ रखना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, दिस इज मिडिल लैमेला। ठीक है, the cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect cytoplasm और neighboring cell। ये जो साइटोप्लाज्म मान लो और ये जो नाइबरिंग सेल है, ये दोनों को ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना। ठीक है,
क्रॉस करना बोल सकते हैं, या ये दोनों को जो क्रॉस करना है, साइटोप्लाज्म में कोई भी चीज़ हमको सेल में भेजना है तो इसको हमको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, प्लाज्मोडेस्माटा। तो दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।